धर्म के बारे में बता रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, और एक भीड़ ने उस परिवार की हत्या कर दी, तो आपने उसमें जो एक आदमी था उस आदमी को पकड़ के पिछले 29 साल से जेल में डाल रखा है, उसको जमानत नहीं मिल रही, वो चार्जशीट में उसका नाम नहीं है, कहा है भीड़ ने मारा है। तो और उनके जो मरे, उनकी जो पत्नी थी ग्रेमस्टेन की, उनको आपने पद्मश्री दे दिया। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि ये जो करप्शन है, इन सब बड़े करप्शन या इन सारी घटनाओं के पीछे बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन भारत का व्यवस्था, भारत की पुलिस, भारत की जुडिशरी, एक जो रोल उसका होना चाहिए था, वो राष्ट्र को कभी कभी लगता है वो सिर्फ कुछ लोगों को बचाने का काम करती है, कुछ लोगों के लिए प्रोएक्टिव होती है, कुछ लोगों के सजा दिलवाने में उसका बड़ा वो होता है, और कुछ लोगों के बारे में वो जवाब नहीं पूछती। तो जहां वो सुओ मोटो ले लेते हैं कि भाई जली कट्टू पे सुओ मोटो ले लेते हैं, कई हांडी पे सुओ मोटो ले लेते हैं, वो ये नहीं पूछते कि भाई ये इतना बड़ा करप्शन चल रहा है, क्या इसकी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि राजनीतिक लोगों के अपने छोटे मोटे स्वार्थ और कुछ कारण होते हैं कि कब करना है, कब नहीं करना है, कब हमें पॉलिटिकल फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन इस एंटीना माइनो नाम की जो महिला है, जिसे सोनिया गांधी के नाम से भारत में प्रचार किया गया और उसे घुमाया गया कि देखो ये तो उनकी बहू है, भारत की अपने ही बीच की महिला जो उनके छोटे बेटे की पत्नी थी, उसको भारत के लोगों ने बहू नहीं माना, लेकिन इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया जैसे यही बहू है। वो कैसी भी थी लेकिन भारतीय थी, भारतीय पिता थे उसके, लेकिन इसको पता नहीं, लेकिन इसको बहू बना के घुमाया, क्योंकि हमारे यहाँ भावनाओं से बहुत खेला जाता है। सफेद साड़ी पहन के घूम रहे तो बरिक हो गया। अब आजकल सुना है कि उनकी पोती जो है वो ये कहती है कि मैं तो उनकी इंदिरा गांधी की वारिस हूँ, इसलिए कि मेरी नाक उनसे मिलती है। ये अजीब कहानी है। मतलब ये देश में राजनीति का लेवल है हमारे यहाँ कि उनकी नाक मिलती है तो भाई इसको प्रधानमंत्री बना दो, और ये मूर्ख पप्पू जो है वो राजीव का बेटा है तो उसको बना दो। जैसे कोई हमें उपहार में कोई चीज देनी है, उपहार में देनी है तो उसे कोई टॉय दिला दो, कोई खिलौना दिला दो। यार देश को खिलौना मत बनाओ यार। तो सवाल ये है कि कितने मुकदमे इन पे चल रहे हैं, कैसे कैसे मुकदमे चल रहे हैं, क्या सच में उन पे कोई FIR हुई है? हेरल्ड केस में हुआ मामला और फिर जमानत मिल गई और वो घूम रहे, और वो हमारे यहाँ तो किसी को जमानत मिलती है वो बेचारा समाज में बाहर नहीं निकलता है। यहाँ तो धड़ल्ले से कहते सारे काम हो रहे हैं दुनिया के और नए नए कार हो रहे हैं। मैंने तो इसके अलावा उस मुद्दे को भी उठाया कि आपने एक दुश्मन देश के साथ में पार्टी टू पार्टी कैसे समझौता कर लिया है, और वो चल रहा है। देश में संकट है डोकलाम का, और लड़का वहां उस देश के हाई कमिश्नर से मिलने जा रहा है। तो ये इस पस मंजर में अगर आप देखें तो हमें लगेगा कि हम बनाना स्टेट है क्या ये देश है भी? क्या देश में संविधान है, देश में सरकार है, देश में रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है? लेकिन गरीब आदमी की फांसी का, गरीब आदमी के बलात्कार की सजा का, गरीब आदमी की चोरी का तत्काल हो जाता है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि जो ओरिजिनल गांधी थे उनके परिवार की एक लड़की ने जो घपला किया, जो चीटिंग की, उसमें उतने करोड़ रुपए वसूले भी गए और 7 साल की सजा हो गई। यहाँ तो एक बड़ा क्लास चीज है। उसकी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे जब कुछ IG DIG से मेरी एक बात हुई मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा रूप यह है कि आपने 50 लोगों को मारा, प्रॉपर्टी छीनी, सब कुछ कर लिया और उस प्रॉपर्टी को बना के अपने घर वालों को दे दिया। अब आप घूम रहे हैं तो आप पे मुकदमा चल रहा है। प्रॉपर्टी वैसे ही है, आप 10 साल 5 साल रह भी गए जेल में तो कोई फर्क नहीं, आपने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। तो फिर ये योगी से उन्होंने कहा कि हमने योगी के दौर में देखा कि ये प्रॉपर्टी भी डैमेज कर रहे हैं जिससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टूटता है। ये मध्य प्रदेश के DIG ने भी करना शुरू कर दिया। तो मेरा कहना यह है कि लालू ने अगर तो आपने फाइन लगा दिया 10,000 रुपए और 10 साल की सजा। वो 10 साल अगर जेल में भी रहे आए मेरे भाई तो करोड़ों करोड़ों उनकी अरबों 7 पुश्तों का आपने इंतजाम कर दिया। तो ये जो राजनीति है, इसमें राजनीति से ज्यादा जुडिशरी का भी रोल है। सरकारें जब करती हैं तो उसको ये हो सकता है कि भाई ये पॉलिटिकल आप दूसरे से ले, लेकिन जो केसेस है उसमें कोर्ट इतनी देर में क्यों फैसला देती है? उसमें क्यों आप इनको जमानत दे देते हैं? आप एक आम आदमी को तो जमानत आप नहीं देते हैं। तो ये वही बात जो आपने शुरू में कहा कि अगर ये चोर है, चीटिंग की है तो बाहर क्यों है, और बाहर है तो फिर मुकदमा इन पे क्यों चल रहा है? तो उन मुकदमों की बारीकियां मैं चाहता हूं आप बताएं, वो किस स्टेज पे हैं और किस किस्म के मुकदमों में हैं। क्या वो सच में सोनिया गांधी जिसने भारत की तमाम पुरातत्व की मूर्तियों को किस तरीके से यहाँ से बाहर भेजा, किस तरीके से यहाँ मनमोहन सिंह के जमाने उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हें पता चल गया खजाना है तो वहां खुदाई करवा दी खजाने की लेकर के। तो ये तमाम सारी चीजें हैं कि क्या इस देश की तमाम संपत्तियों को लूटना,
ट्रेजर को लूटना, एक्सचेकर को लूटना और राजीव गांधी फाउंडेशन में जनरल बजट से 100 करोड़ रुपए का आवंटन करा लेना, हर मिनिस्ट्री से उसमें डोनेशन डलवाना, ये कोई पूछने वाला नहीं है। आप एक छोटी सी एनजीओ बना लिए तो 50 आपसे कहेंगे आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। लेकिन भारत सरकार का जो बजट होता है उस बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटन है राजीव गांधी फाउंडेशन में, और उसमें क्या करा जाता है, किन लोगों को बांटा जाता है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो पृष्ठभूमि मैंने बनाई है उस पृष्ठभूमि के बाद इन मुकदमों की हालत क्या है और कौन कौन से मुकदमे इन पे चल रहे हैं, क्या उसकी लीगल स्थिति है, और उसमें अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्या हम ये माने कि कोर्ट भी लीनियंट है, या कोर्ट भी उसका संज्ञान नहीं लेना चाहती है, या कोर्ट भी इनके दादा परदादा के किए हुए एहसानों के तले दबी हुई है। अश्वनी भाई। भाई साहब, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर अयोध्या में वो जो ढांचा था अगर वो नहीं गिराया गया होता और हम ये चाहते कि उसी ढांचे के अगल बगल 4 पिलर खड़ा करके, 2 बाएं 2 दाएं, 2 इधर लेफ्ट 2 राइट पिलर खड़ा करके एक मंदिर बनाए, तो क्या हम भव्य मंदिर बना पाते? मेरे समझ से नहीं बना पाते। आज अयोध्या में भव्य मंदिर इसलिए बन रहा है कि वो ढांचा गिरा दिया गया। उसी तरीके से जो वर्तमान हमारे यहाँ जुडिशियल ढांचा है, जो वर्तमान हमारे यहाँ पुलिस का ढांचा है, इसमें आप थोड़ा मोड़ा अमेंडमेंट करके, थोड़ा उसको पुलिस को टाइट करके, धमकी देके, अब ये अलग बात है योगी जी अपने अपने दम पे घर भी गिरवा दे रहे हैं, अपने दम पे जो है बुलडोजर भी चलवा दे रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो ढांचा है, ये ढांचा अच्छा नहीं है। ये ढांचा जो बना है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, मैकाले ने 1860 में बनाया। भारत में अभी लॉ कमीशन चल रहा है भाई साहब, ये लॉ कमीशन अंग्रेजों ने शुरू किया था। और जो पहला लॉ कमीशन बना था भारत में 1850 में, उसके पहले जो चेयरमैन थे वो लॉर्ड मैकाले थे। तो बेसिकली लॉर्ड मैकाले को यहाँ लाया इसलिए गया था, वो बंदा एजुकेशनिस्ट भी था, वो बंदा ज्यूरिस्ट भी था, संविधान का भी अच्छा ज्ञान था और उसको एजुकेशन सिस्टम का भी ज्ञान था, बहुत टैलेंटेड बंदा तरीके से सिस्टम क्रिएट किया। एक तो ये कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, और दूसरा एक ऐसा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना कि जिससे कि लूटने में आसानी हो। अब उसने 1860 में एक इंडियन पिनल कोड बनाया जो आज भी चल रहा है, एक उसने 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, वो आज भी चल रहा है, 1872 में उसने एविडेंस एक्ट बनाया, आज भी चल रहा है। हमारे देश में पहले जिले उले नहीं होते थे, उसने डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया और जिला के यूनिट बनाया, और उसका जो मुखिया था उसको कहते हैं कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टैक्स कलेक्ट करने दिया, फिर उसके नीचे तहसील बनाई, तो तहसील में टैक्स कलेक्ट करने के लिए डिप्टी कलेक्टर बना दिया, और उसके नीचे जो छोटी वाली यूनिट थी वो बनाया थानेदार। तो थानेदार जो था वो पुलिस अपने एरिया का जो थाना होता था वहां से टैक्स कलेक्ट करता था। और बेसिकली जो पुलिस क्रिएट की गई थी वो केवल कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को सुरक्षा देने के लिए, वो केवल और केवल यहाँ जो लोग टैक्स देने से मना करें उनको पीटने के लिए। तो जो पुलिसिंग सिस्टम था वो वसूली करने के लिए था। अब चूंकि आज भी वो चल रहा है, तो उससे ये हुआ कि जो पुलिस पहले अंग्रेजों की गुलाम थी, जो पहले अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी, वो सत्ता की इशारे। आप देख लीजिए बंगाल में हिंसा हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, व्याभिचार हो रहा है, फांसी पे लगाया जा रहा है, लेकिन अभी आपने कभी बंगाल में सुना कि पुलिस ने एक डंडा भी चलाया हो या कोई आंसू गैस का गोला भी चलाया हो? फायरिंग करना, हवाई फायरिंग करना तो बात की बात है, पुलिस ने डंडा भी नहीं चलाया। वहां भीड़ निकलती है, सांसदों की गाड़ी तोड़ देती है, सांसदों पे हमला कर देती है, और खासतौर पे जो घुसपैठिए हैं वो एकदम खुला खेल फरुखाबाजी कर रहे हैं। उसके बाद भी पुलिस शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि वो 1861 का पुलिस एक्ट है जिसकी वजह से पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। थोड़ा सा अगर पुलिस ने अपनी तरफ से कुछ भी किया उसको रातों रात उठा के ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब मैं आता हूं इस विषय पे, जिस आपको जो आपने एक लार्जर पर्सपेक्टिव रखा है कि आखिर ये संविधान और कानून से ऊपर क्यों है। तो जिस तरीके से यहाँ लॉर्ड कर्जन संविधान के ऊपर होता था, वायसराय संविधान कानून के ऊपर होता था, क्योंकि वही कानून आज भी चल रहा है, तो ये एक तरीके से इसको आप अंग्रेजी वर्जन मान लीजिए, ये ब्रिटिश वर्जन की महिला का आप मान लीजिए कि ये भी उस तरीके से वायसराय कह लीजिए, इसको जो भी कह लीजिए कि वही चल रहा है। जब तक हम इस ढांचे को खत्म नहीं करेंगे तब तक इसमें छोटा छोटा अमेंडमेंट करके कोई फायदा नहीं होगा। जैसे केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है कि हम इंडियन पिनल कोड को रिव्यू करेंगे। हमारा ये कहना है कि इंडियन पिनल कोड को रिव्यू करने से कोई फायदा नहीं होगा, पिनल को बदलने से फायदा होगा। आप इसमें छोटा मोटा पैच लगा के, मैंने उदाहरण आपको दिया कि जो ढांचा था अयोध्या में
बाबरी मस्जिद या जो भी कह लीजिए, उसमें छोटा छोटा पैच लगा के भव्य राम मंदिर नहीं बन सकता था। अब भव्य राम मंदिर इसलिए बन गया कि उसको ढहा दिया गया। सिमिलरली यहाँ पे 1947 से पहले सभी बने बने कानून को खत्म करने की जरूरत है। उसको इसलिए 8 अगस्त को, आगामी 8 अगस्त को, जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी वर्षगांठ पे हम यहाँ भ्रष्टाचार भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। हम 8 अगस्त को जंतर मंतर पे हम सब लोग मिलके, आपसे सब आशीर्वाद से हम सब लोग रहेंगे वहां पे, और सब लोग वहां आए। हम इन अंग्रेजी कानूनों को जलाएंगे। लगभग 200 कानून है, मैंने उसको फेसबुक पे शेयर कर दिया है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आप अपने भी फेसबुक पे डाल दीजिएगा उनकी लिस्ट, जिससे सब लोग अपने अपने घर से एक एक उसका प्रिंट आउट निकाल के ले आए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सारे कानूनों का प्रिंट आउट लेके जंतर मंतर में पहुंच पाऊं। सब लोग एक एक कानून, और सारे कानून है वो पीडीएफ फॉर्म में गूगल पे है, सब लोग एक एक कानून की प्रिंट आउट ले ले आए, माचिस अपने घर से ले आए, अपने हाथ से जलाएं। उनको भी कम से कम उनके आने वाली पीढ़ियों को वो बता सकेंगे कि मैंने जाके जंतर मंतर फला कानून जला के आया हूं जो अंग्रेजों को बनाया था। तो इसको, और जहां तक ये अभी जो चल रहा है, देखिए सारा खेल पैसे का है। देश विरोधी सारे ट्वीट होते हैं भाई साहब, सबकी फंडिंग हो रही है काले धन से, हवाला से। जितने भी देश विरोधी लेख लिखे जाते हैं उनकी फंडिंग हो रही है काले धन हवाला से। इवन फेसबुक पोस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग पैसा लेते हैं, तब जाके फंडिंग वो पोस्ट करते हैं। जितने भी आपके फिल्में बनी, देश विरोधी फिल्में या सनातन को बदनाम करने वाली फिल्में, सबको फंडिंग हुई काले धन से, हवाला से। जितने वेब सीरीज आज की डेट में बन रहे हैं, देश विरोधी वेब सीरीज, खासतौर पे दलित बनाम सवर्ण करने के लिए, अगड़ा बनाम पिछड़ा करने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि नहीं ये ब्राह्मण तो हमेशा जो है शोषण करते हैं इनका, या क्षत्रिय शोषण करते हैं, वो जो पूरा हिसाब किताब है, सबकी फंडिंग काला धन से, हवाला से होती है। हमारे यहाँ आम जनता चूंकि फिल्म देखती है, उसको सब कुछ असली नजर आता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि जो फिल्में बनाई जा रही हैं ये देश को बर्बाद करने के लिए, सनातन धर्म को जाति के आधार पर तोड़ के खत्म करने के लिए, सबकी फंडिंग काला धन हवाला से होती है। इसलिए जो मेरा अपना अनुभव है कि आज ये गांधी परिवार जो बाहर बैठा हुआ है, या गांधी परिवार अपनी ब्रांडिंग करा रहा है, इसके पीछे केवल और केवल काला धन और हवाला है। इस देश में दो ही खतरा है, एक खतरा है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लेकिन मैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से भी बड़ा खतरा करप्शन को मानता हूं, सबसे बड़ा खतरा। आप कोई भी देश विरोधी एक्टिविटी उठा के देख लीजिए, जितने भी तरीके के जिहाद चल रहे हैं, भाई लव जिहाद इस समय चल रहा है, वो पता चला अब्दुल मियां 300 रुपए दिन भर में कमाते हैं और उनका बेटा 5 लाख रुपए की बाइक लेके घूम रहा है, 1 लाख रुपए का फोन उसके हाथ में है, ठीक है, 10-10 हजार रुपए का जीन्स और टी शर्ट है, 10 हजार रुपए का बढ़िया चश्मा है, और कॉलेज के चक्कर लगा रहा है। वो कहां से आ रहा है? अब्दुल मियां तो दे नहीं पाएंगे उसको, तो वो तो दिन भर में 300 रुपए कमाते हैं कबाड़ बीन के या पंचर बना के। तो ये पूरी की पूरी फंडिंग लव जिहाद की आ रही है काले धन से, हवाला से। इसी तरीके भारत में लैंड जिहाद चल रहा है। जितनी खाली जमीनें मिल रही है, खास तौर पे थोड़ा सुदूर एरिया में, जंगलों में, इंटीरियर एरियाज में, उड़ीसा में, असम में, जो थोड़ा शहर से दूर है, बड़े पैमाने पे सड़क के किनारे कब्जा किया जा रहा है, और वहां कुछ न कुछ बनाया जा रहा है, मजार बनाई जा रही है, दरगाह बनाई जा रही है, मस्जिद बनाई जा रही है, कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, जो कुछ बनाया जा रहा है, सबकी फंडिंग काला धन हवाला से हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी आपके घुसपैठ माफिया है, जो घुसपैठ करा रहे हैं, उनको भी फंडिंग हो रही काला धन से, हवाला से। जितने धर्मांतरण माफिया है, मिशनरीज जितनी भी है, सबको मोटा पैसा आ रहा है काला धन हवाला से। तो ये जो गांधी परिवार भी बचा हुआ है, ये केवल और केवल इसलिए बचा हुआ है, हमने ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप किया है कि हम इस देश से काला धन खत्म कर सके, हवाला खत्म कर सके, और बेनामी खत्म कर सके। एक बात मैं जरूर आज बताना चाहूंगा भाई साहब, भारत का टोटल 70 लाख करोड़ है, 70 लाख करोड़ केंद्र और राज्य टोटल मिला के, और इस आंकड़े ये बताते हैं इस पूरे बजट का 20% ब्लैक मनी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 20% वो टेंडर होगा तो टेंडर से वो चला जाएगा, कोई बोली लगेगी उससे चला जाए, जो भी है, जैसे भी हो रहा है। इस बजट का 20% का मतलब ये हुआ कि 70 लाख करोड़ का 20% हुआ 14 लाख करोड़। अब ये जो 14 लाख करोड़ काले धन में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसका एक बड़ी मात्रा में
ऑन एन एवरेज लगभग इसका 5 लाख करोड़ के आसपास भारत में देश विरोधी गतिविधियों में जा रहा है। लाख करोड़ का बजट है, उसमें से 20% के लगभग फ्लैग मनी कन्वर्ट हो रहा है, कमीशन में जा रहा है, घूसखोरी में जा रहा है, दलाली में जा रहा है, और उस 14 लाख करोड़ में से लगभग 5 लाख करोड़ आपका देश विरोधी गतियों में जा रहा है, देश को बर्बाद करने के लिए जा रहा है, देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए जा रहा है। और आप इसका देखो, जितने भी घोटाले हुए सब में, चाहे वो 2G घोटाला 1,76,000 करोड़ का हुआ, चाहे वो 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, या 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, सब में इस परिवार को मोटा हिस्सा गया। उस समय कांग्रेस के जमाने में तो जो टेंडर होते थे वो पर्चियों पे चलते थे, वो पर्ची जाती थी और वहीं से डिसाइड होता था कि ये कोयले की खदान किसको देनी है, 2G का स्पेक्ट्रम किसको देना है, कौन सी खदान किसको देनी है, कौन सा स्पेक्ट्रम किसको देना है, सब कुछ पर्ची पे चलता था। और वो पर्ची पे जैसे कहते नहीं, साइन भी नहीं होती थी, बस राइटिंग, सरदार जी केवल राइटिंग पहचान लेते थे कि मैडम का आ गया है, ये मैडम का आ गया है, 2G इसको दे दो, यहाँ वाली कोयला खदान यहाँ दे दो, यहाँ की बालू खदान यहाँ दे दो, यहाँ की सोने की खदान इसको दे दो, वो चल रहा खेल। और उसकी वजह से ये परिवार इतना सशक्त हो गया कि इसने भारत के अंदर ही लोगों को इतना पाल लिया है, हर एक क्षेत्र में पाला हुआ है, मीडिया में पाला हुआ है, पत्रकारिता में पाला हुआ है, नेताओं को इसने खरीद रखा है, खिलाड़ियों को खरीद रखा है, ब्रांडिंग करने के लिए क्रिकेट खिलाड़ियों को खरीदा हुआ है, हर एक फील्ड में इसने ऐसा है, सोशल एक्टिविस्ट पाला हुआ है, एनजीओ वालों को अपने पाल रखा है इसने, तो सबको इसने सबका कोई न कोई सबूत भी है लेने देने वाला, तो फंसा देंगे। इसका जो मुझे समाधान समझ में आता